प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि संख्या पद्धति में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद बच्चों, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को प्रश्नावली 1.1 को भी कवर कराऊंगा। तो आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 को भी कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको पूरा प्रश्नावली समझ में आ जाएगा। आप नए बच्चे भी हैं, नए सेशन से भी पढ़ रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना होगा, तभी आप पूरे सेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि आपको संख्या पद्धति में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे पढ़ना है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद पढ़ना है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर क्या होता है। सभी को बताऊंगा, आप लोग वीडियो को बस खाली एंड तक जरूर देखते रहना, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सभी को इसी चैप्टर में पढ़ना है कि वास्तविक संख्या व इसका जो दशमलव प्रसार होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को हम किस तरीके से निरूपण कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अंत में हमें यह पढ़ना है कि वास्तविक संख्याओं पर किस प्रकार की संक्रियाएं होती है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, इस प्रकार की जो भी संक्रियाएं होती है इसके बारे में हमें पढ़ना है। और अंत में हम पढ़ना है घातांक के नियम यानी कि रूल्स ऑफ, यानी कि जो भी हमारा घातांक का नियम होता है इसी के बारे में चर्चा करना, हमें पढ़ना है। ठीक है, आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस प्रश्नावली 1.1 में हमें चर्चा करना है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भैया परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर के बनी होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 को कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। ठीक है, आइए सबसे पहले हम यही समझते हैं भैया कि हमारा परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या को समझने से पहले यहाँ पे एक बात समझो कि सबसे पहले संख्या कैसे बनी। आपको बेसिक में मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो, जो संख्या होती है, संख्या पेयर बच्चों अंक से बनी होती है। अंक हमारे पास 10 होते हैं, जैसे यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो कुल 10 अंक हो जाएंगे। और इसी 10 अंकों के सहायता से आप जो की पूरी संख्याएं बनाई जाती है। ठीक है, इतना बात क्लियर समझ में आ गया। अब देखो, यही जो संख्या होती है, कई प्रकार की संख्या होती है। आप लोग पढ़े होंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, मैंने बहुत प्रकार की संख्या पढ़े होंगे। तो हमें यह पढ़ना है कि भैया अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है, हमें सबसे पहले इसी को समझना होगा। लेकिन इससे समझने से पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा, आपको यह समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर बोलेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत तक। ठीक है, अब देखो, अब इसमें तो 0 शामिल नहीं है, लेकिन जब आप 0 को शामिल करोगे तो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा यही दिया जाता है कि जब गिनती की संख्याओं में या जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, और पूर्ण संख्या को मिलाकर के हमें क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। मैं आप सभी को ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग आराम से समझ लो। ठीक है, और ये पूर्णांक जो होता है हमारा 3 तरीके का होता है। एक होता है धन पूर्णांक। क्या होता है? एक होता है धन पूर्णांक, दूसरा का होता है ऋण पूर्णांक और तीसरा का होता है शून्य पूर्णांक। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया कि नहीं? जब इतना बात समझ में आ गया, अब आप आराम से परिमेय संख्या समझ सकते हो। ठीक है, परिमेय संख्या, आइए सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। अब देखो, जो हमारी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या में यही बोला जाता है, परिमेय संख्या को हम आसानी से P/Q, ठीक है, P/Q के रूप में जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में हम आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन होता है परिमेय संख्या का कि Q का जो मान होता है, Q देखो यहाँ पे Q का जो मान होता है,
कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। माने क्यू का मान हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, कभी किसी भी कंडीशन में क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान 1 2 3 4 5 निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, और पी का मान जीरो हो सकता है, पी का मान जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। आपसे प्रश्नावली में पूछेगा, ठीक है, कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। और एक बात और आप सभी को ध्यान में रखना है कि अगर मैं बताना चाहूँगा कि जो पाई होता है ना, पाई ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में आसानी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो अपरिमेय हो जाएगा, और इसे आसानी से कर सकते हो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई आपका अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो 22/7, 22 यानी कि पी हो जाएगा, 7 मतलब क्यू हो जाएगा। तो जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। और क्यू का मान यानी कि हर का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब बच्चों इतना बात जब समझ में आ गया तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। जिसे मैंने बताया पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, धन पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक होता है, शून्य पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक में आप जिसे आएगा 1 2 3 4 ऐसे आएगा, ठीक है। ऋण में आएगा जैसे -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आएगा। शून्य में खाली इकलौता पूर्णांक यही होता है, खाली शून्य होता है। एक बात और, आपको पूर्णांक में जैसे 1.2 नहीं लिख सकते हो, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए जब इतना बात समझ में आ गया तो आइए हम बैक करते हैं एकदम प्रश्नावली 1.1 की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला बात यही लिखा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। देखो मैंने क्या बताया था कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसी के बारे में बताना है। आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है कि क्या इसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे यही पूछा गया है जो शून्य होता है ये शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो किसी भी संख्या के बाटे में आप 1 लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हो। जैसे 0/2 लिख सकते हो, ठीक है। मैंने कहने का सेंस यहाँ पे है कि 0/2 तो नहीं लिख सकते हो, आपको 1 लिख सकते हो। जैसे मैं 2 यहाँ पे लिखा हूँ तो 2/1 लिख सकते हो। अगर 3 मैं यहाँ पे लिखा हूँ तो 3/1 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0/1 लिख सकते हो तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। 0/2 लिखोगे इसका मान क्या होगा, 0 होगा। 0/4 लिखोगे इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है बच्चों, देखो समझो सबसे पहले कि 0/1, 0 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू। अब यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो कि पी का मान मैंने क्या बताया था कि जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो क्यू के यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है, जीरो नहीं है ना, तो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमें जीरो के सिवा कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बस यहाँ पे खाली लिख सकते हो कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हम इसे आसानी से पी बाई क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये फॉलो भी कर रहा है कि यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। कैसे लिखेंगे, आइए इसको सबसे पहले समझते हैं कि 3 और 4 के बीच में आप सभी को 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखो एक बात और ध्यान से समझो बच्चों कि 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में आप अनंत परिमेय संख्या बना करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कैसे लिखोगे, बनाने का तरीका क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, तो मैं ये बात करूँ कि 3 कैसे आया, तो 3 को मैं यहाँ पे 3/1 लिख सकता हूँ। क्यों, मैं लिख करके दिखाया था कि बटे में आप लिख सकते हो 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 1 में 3 से भाग करोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। अगर 3/1 को मैं यहाँ पे और कर सकता हूँ, दोनों में 10 से गुणा कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों में क्या हो जाएगा, ऊपर में 30 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं 4 को भी लिख सकता हूँ, 4/1 लिख सकता हूँ, और ऊपर में 10 से गुणा कर सकता हूँ, और नीचे में भी 10 से गुणा कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 40/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 30/10, और इसको मैं लिख सकता हूँ 40/10, ठीक है। अब डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया। और मैं लगातार यहाँ पे लिख सकता हूँ 31/10, ठीक है, 32/10, 33/10, ठीक है, 34/10, 35/10, 36/10। आप आसानी से कुछ भी लिख सकते हो, माने 30 से लेकर के 40 के बीच में कोई भी परिमेय संख्या बना करके लिख सकते हो। यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और बहुत से बच्चे ये बोलेंगे सर इसका तो आंसर नहीं आ रहा है, क्यों,
अब देखो मैंने क्या बताया था कि दो परिमेय संख्या के बीच में आप अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हो। जो आपका आंसर आ रहा है ना वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके जो वैल्यू आएगी 3 और 4 के बीच में ही आएगी, और इसकी वैल्यू जो आएगी 3 और 4 के बीच में ही आएगी। मैंने आप सभी को आसानी से समझाने के लिए ये कंसेप्ट लगाया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। कौन कौन लिख सकते हैं, आसानी से समझो। सबसे पहले सेम टू सेम वही वाला कंसेप्ट अपनाना है। 3/5 क्या बोल रहा है, 3/5 है यहाँ पे, और क्या है आपका 4/5 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 3/5 को 30/50 कर सकता हूँ, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी आपका सिंपल हो जाएगा, 40/50 हो जाएगा। जो कि 5 यहाँ पे लिखना है तो कोई भी यहाँ पे लिख दो, 31 से लेकर के 35 तक लिख दो। 31/50 हो जाएगा, ये 32/50 हो जाएगा, ये आपका 33/50 हो जाएगा, ये आपका 34/50 हो जाएगा, और ये आपका 35/50 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहोगे बढ़ा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू, तो P/Q को आसानी से देख सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये बोला गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है हमें बताना है, और कारण के साथ अपने उत्तर भी देना है, ठीक है। कि भैया क्यों सत्य है और क्यों असत्य है, इसके बारे में हमें रीजन भी इसको बताना है। कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और मैंने क्या बताया था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है बताओ, मैंने क्या बताया था। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका प्राकृत संख्या हो गया। तो आपसे यही बोला गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल ही सही बात है कि जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन शून्य प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा प्राकृत संख्या होता है वो पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है, आपको बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा। तो ये हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूर्णांक मैं क्या बताया था, मैंने पूर्णांक बताया था। पूर्णांक आपका 3 प्रकार का होता है, एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है, एक शून्य पूर्णांक होता है। अब देखो जो पूर्णांक होता है पूर्ण संख्या से मिलकर के तो बना होता है, लेकिन जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या होता है, प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो जैसे यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है, ये एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 अनंत तक। ये क्या होता है, ये हमारा पूर्ण संख्या होता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ये समझ में आ गया कि हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। तो बिल्कुल ही नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूंगा कि 2/5 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या थोड़ी है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान जो पॉइंट में 4 आएगा ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, पूर्ण संख्या पॉइंट में नहीं होता है, पूर्ण संख्या एकदम बिल्कुल ही अकेला होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 इस टाइप का होगा, दशमलव में बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।